13 पॉइंट रोस्टर हमारे संविधान पर एक बड़ा हमला हमारे रिजर्वेशन सिस्टम पर। सबों को प्रणाम। मैं कुमार हर्षवर्धन, पटना, बिहार से। 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव जोरों पर है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपना चुनावी जुमला फेंकने में व्यस्त हैं। तभी मुझे अकस्मात ही 13 पॉइंट रोस्टर की याद आ गई। उस साजिश की याद आ गई जिसके तहत यूनिवर्सिटी से रिजर्वेशन को हटाया जा सके। साथ ही साथ उन पॉलिटिकल पार्टीज की भी याद आ गई जिन्होंने इस काले 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम का समर्थन किया था। साथ ही साथ उन पॉलिटिकल पार्टीज की भी याद आ गई जिन्होंने इस काले रोस्टर प्रणाली का विरोध किया था। कुछ लोगों का मत था कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जैसे पद 15% लोगों तक ही सीमित रहे, और दूसरे ग्रुप का यह मत था प्रोफेसर जैसा पद समाज के हर वर्ग तक पहुँचे। आज हमें यह तय करना होगा कि कौन हमारे सही में हितैषी हैं और कौन हमारे हितैषी बनने का स्वांग रचाते हैं। आखिर यह रोस्टर प्रणाली है क्या? यह रोस्टर वह प्रणाली है जिसके तहत यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती है। 2014 से पहले 2014 तक यह 200 पॉइंट रोस्टर के तहत नियुक्ति होती थी, जिसमें रिजर्वेशन का पूरा ध्यान रखा जाता था। लेकिन यूनिवर्सिटी जैसे पवित्र स्थल पर अपने आप को परम पवित्र मानने वाले लोग इस बात को सहन नहीं कर सके कि कोई और वर्ग के लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। जिसके लिए उन्होंने साजिश रचा, उन्होंने तरीका निकाला कि कैसे इनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। उन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर का अनुशंसा किया। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 पॉइंट रोस्टर का बात चलाया, अनुशंसा किया। यह कहकर अनुशंसा किया कि इससे एक डिपार्टमेंट में सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लोग हो जा रहे हैं और दूसरे डिपार्टमेंट में सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लोग। इसको दूर करने के लिए उन्होंने बड़ी चतुराई से 13 पॉइंट रोस्टर का अनुशंसा किया। इसको तुरंत ही उच्चतम न्यायालय से मंजूरी मिल गई और मंजूरी मिलने के तुरंत बाद ही इसे यूजीसी ने पूरे भारतवर्ष में इसे रेगुलेट कर दिया। अब जहां पहले 200 पॉइंट रोस्टर के साथ हमें यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति नहीं मिल पाती थी, 13 पॉइंट रोस्टर आ जाने के बाद इसका मिलना और भी असंभव हो गया। पूरे देश के भिन्न भिन्न जगह पर इसका विरोध होना शुरू हो गया। आखिर क्यों वो लोग विरोध कर रहे थे? वह विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि 13 पॉइंट रोस्टर के तहत पहला 3 सीट जनरल कैटेगरी को जाएगी, चौथी सीट ओबीसी को, 5वीं 6ठी फिर से जनरल सीट, 7वीं एससी को, 8वीं ओबीसी को, 9वीं 10वीं 11वीं जनरल सीट, 12वीं ओबीसी और 13वीं फिर से जनरल, और 14वीं सीट एसटी को देने का बात किया गया। अब यह एक बात सोचिए, जहां 13 पॉइंट रोस्टर है वहां 14वां सीट का बात करना खुद में एक बेईमानी की बात है। इसमें एक और बात सोचने वाली है कि एक डिपार्टमेंट में पहले 200 पॉइंट रोस्टर में यूनिवर्सिटी को इकाई मानकर नियुक्ति की जाती थी, अब 13 पॉइंट रोस्टर में डिपार्टमेंट को यूनिट मानकर नियुक्ति की जाएगी। अब एक बात सोचिए कि एक डिपार्टमेंट में एक साथ कितनी नियुक्तियां आती हैं? 1, 2 या 3 आती है या 4 आती है?
एक साथ कितनी नियुक्तियां आएगी? 4-5 तो आती ही नहीं है। न 4-5 नियुक्ति आएगी और ना ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली के स्टार्ट हो जाने के बाद देखिए नियुक्ति कैसे आती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में 80 सीट की बहाली आती है, जिसमें एक भी सीट रिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं थी। IGNTU अमरकंटक में 52 सीट आती है, जिसमें सिर्फ एक सीट रिजर्व कैटेगरी वाले को मिलती है। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में 65 सीट की बहाली आती है और सिर्फ 2 सीट, माफ कीजिएगा, सिर्फ 2 सीट रिजर्व कैटेगरी की होती है। इस स्थिति में बहुजन वर्ग, जिसकी आबादी 80% से भी अधिक है, उसके साथ सीधा सीधा बेईमानी का काम किया गया। 200 पॉइंट रोस्टर के वक्त भी रिजर्व कैटेगरी की सीट को नॉट फाउंड सुटेबल करके हटा दिया जाता था। तो अब 13 पॉइंट रोस्टर में यह सोचना भी बेईमानी होगी। हर यूनिवर्सिटी में इनकी लॉबी रहती है, जिनकी पुरजोर कोशिश रहती है कि अन्य वर्ग के लोगों की नियुक्ति हो ही ना पाए। हम सभी जानते हैं, हम सभी यह बात मानते भी हैं कि शिक्षित लोग ही समाज का विकास कर सकते हैं। लेकिन अब हमें यूनिवर्सिटी में शिक्षक पद पर नियुक्ति मिलेगी ही नहीं। अब यह सवाल उठता है कि जब इतनी बड़ी साजिश चल रही थी तो हमारे तथाकथित बिहार के बड़े बड़े नेतागण क्या कर रहे थे। नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री भी हैं, एक ओबीसी के बड़े चेहरा और स्वयं ओबीसी वर्ग से आते हैं, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला इस पर। लोजपा के बड़े बड़े नेता चिराग पासवान जी और अन्य लोग भी इस पर एक शब्द भी नहीं बोले। आप सभी लोग इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि मैं सच बोल भी रहा हूं या सिर्फ नरेंद्र मोदी की तरह लंबी लंबी बातें कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं। जरूर पुष्टि करें। इस बड़े साजिश के खिलाफ जहां पूरे देश में आंदोलन हो रहे थे, हमारे ये तथाकथित नेता बीजेपी के गोद में बैठकर खेल रहे थे। अब सवाल उठता है कि बिहार में इसका विरोध कौन कर रहा था। बिहार में इसका विरोध आदरणीय तेजस्वी यादव जी कर रहे थे, जिन्होंने सदन में इस मुद्दे को उठाया कि यह ओबीसी वर्ग, एससी और एसटी वर्ग के लिए एक बहुत गलत कानून है, जिसके कारण उनकी नियुक्ति बंद सी हो जाएगी। भाकपा माले के 3 विधायक भी इसका पुरजोर विरोध कर रहे थे, ताकि हम आम जन की पहुंच भी यूनिवर्सिटी में बनी रहे। इन सभी कार्यक्रम में छात्र संगठन एवं सामाजिक संगठन लगे हुए थे, जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। मैं खुद उस वक्त गया जिले में इस आंदोलन में भाग लिया था। 2018 में गया में के पंचांगपुर में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ था, जिसमें करीब 2 से 3 हजार लोग शामिल हुए थे। इसमें माननीय उदय नारायण चौधरी जी, जो इस बार महागठबंधन के इमामगंज गया से प्रत्याशी हैं, ने हमारा मनोबल बढ़ाया था। साथ ही साथ श्री सतीश दास जी, जो वर्तमान में अभी मखदूमपुर से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, इन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया। साथ ही साथ राजद के बड़े नेतागण टिकारी के श्री सुभाष यादव जी और दाऊदनगर के श्री अरुण यादव जी ने हमारा मनोबल बढ़ाया और हमारा नेतृत्व किया और मार्गदर्शन किया। साथ ही साथ छात्र संगठन राजद के मुकेश जी, एआईएसएफ के कॉमरेड जितेंद्र कुमार जी, रितेश कुमार चौधरी जी और आयशा के सागर जी,
एसआईओ के सफ़ीउल्लाह जी, इन सबों ने मिलकर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया था। इन सब के बीच एक ऐसे भी नेता थे जिन्होंने सिर्फ एक जगह ही नहीं वरन पूरे देश में इस जन आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका नाम था डॉक्टर संदीप सौरभ, जो वर्तमान में आयशा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इस बार पालीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने उनके कुशल नेतृत्व में पूरे भारत में एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ और लोगों तक यह सूचना पहुंची कि 13 पॉइंट रोस्टर कितना घातक है हमारे समाज के लिए। इन्हीं सब कारणों से प्रभावित होकर आज पालीगंज में उन्हें महागठबंधन का प्रत्याशी बनाया गया है। अब एक बात सोचिए, जो सत्ता से दूर रहते हुए भी समाज के लिए इतना कर सकता है, उसके पास सत्ता आ गई तो वह समाज के भले के लिए क्या क्या कर सकता है। आज वक्त आया है सबसे हिसाब बराबर करने का। आज वक्त आया है अपना सही प्रतिनिधि चुनने का। आज वक्त आया है कुटिलों को सत्ता से दूर करने का। तो आइए और हम सब प्रण करें कि जिन्होंने हमें मुसीबत में डाला या मुसीबत में डालने वालों का साथ दिया, उनका सुपड़ा साफ करेंगे। उन्हीं को चुनना है जो सच में हमारे साथ हैं, हमारे हित में सोचते हैं, हमारे हित में काम करते हैं। इन्हीं सब के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। जय समाजवाद, जय महागठबंधन, जय हिंद, जय भारत।